जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जनगणना के बारे में। और ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से प्रश्न आया नहीं। ये एग्जामिनर का गोद लिया हुआ टॉपिक है भाई। यहां से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और आपको घबराने का जरूरत इसलिए नहीं है कि इस टॉपिक से आज तक जो भी आया हुआ है ना, वो इस क्लास में आपको मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। सारे मेथड हैं इसमें, सारे तरीके हैं, कैसे भी प्रश्न पूछेगा हम हल कर पाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। क्वेश्चन के टोटे टोटे उड़ा दोगे, ऐसा कंटेंट में लेके आया हूं। बहुत जहर एकदम कह सकते हो, इतना तगड़ा वाला कंटेंट है। इतिहास से स्टार्ट करेंगे और वर्तमान तक लेके जाएंगे। कैसे स्टार्ट हुआ, विदेशों में कैसे स्टार्ट हुआ, जनगणना होती क्या है, क्या होता है, सारी बातें। सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, टोटे टोटे कर दोगे प्रश्न के। इस प्रकार से मैंने आपको याद करा देना है। बिल्कुल, जो जीएस के और जीके का डर लगता है ना कि सर भूल जाते हैं, कैसे क्या याद करें, ऐसा कंटेंट लेके आया हूं मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। बस यही बताना चाहूंगा, अगर आप कोई से एग्जाम में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में, तो यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज वही प्रश्नों को जानेंगे और पूरा डिटेल क्लास है ये। ऐसा नहीं एमसीक्यूज वाला नहीं है, डिटेल वाला क्लास है। देखो इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। कोई सा भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ठीक है, जनगणना का हमारा टॉपिक है। बात करेंगे जनगणना का इतिहास को। जनगणना होती क्या है? अब मान लो अगर किसी भी देश की जनगणना नहीं हुई हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने लोग रहते हैं? उन्हीं लोगों के हिसाब से तो योजनाएं चलाई जाएंगी, या उन्हीं लोगों के हिसाब से ही तो संसाधन का वितरण किया जाएगा। अगर जनसंख्या का पता होगा तब ना, और नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। कितना भी कुछ कर दो, देश में उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए जनगणना का होना बहुत जरूरी है। प्राचीन समय से भी होता हुआ आ रहा है। और कौन कौन से देश ऐसे थे जो जनगणना में टॉप मार लिए, वो भी हम जानेंगे। प्राचीन काल में इसका प्रमाण हमको रोमन साम्राज्य से मिलता है। रोमन साम्राज्य में पहली बार भूमिगत तौर पर यह किया गया था, जनगणना की गई थी। जनगणना का मतलब है राजस्व वसूलने के लिए सब किया गया था। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य, और भी छोटे छोटे साम्राज्य में हुआ था, लेकिन हम टॉप पर रोमन साम्राज्य को मानेंगे प्राचीन काल में। उसके बाद जब मुगल आए थे, और मुगल में आपको पता है आईने अकबरी, अकबर का कार्यकाल में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चाहे आईने अकबरी बोल दे या अकबरनामा बोल दे, किसके द्वारा लिखा गया, उसमें भी प्रमाण देखा गया है किसका? जनगणना का। अगर प्रश्न ये आया कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना किसने किया था, ऐसा कौन सा देश है जो आधुनिक तकनीक से बन गया भैया, जनगणना कर दिया, तो याद रखेंगे स्वीडन। स्वीडन में कब किया था? 1749 ईस्वी में। स्वीडन, आपने नाम सुना होगा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना। कहते बिल्कुल इमली का जो पत्ता होता है उसकी तरह लटके हुए हैं यूरोप में। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, दशकीय जनगणना सर्वप्रथम लागू हुआ था। दशकीय का मतलब है जैसे भारत में 10 वर्ष के अंतराल से होता है ना जनगणना, इसी प्रकार से दुनिया में कौन सा देश है जिसने 10 वर्ष के अंतराल से स्टार्ट किया था? वो था अमेरिका। अमेरिका ने कब किया था? तो याद रखना है 1790 ईस्वी में। इंग्लैंड की बात करें कि इंग्लैंड ने जनगणना शुरू कब किया था, तो ये 1800 या 1801 ईस्वी के आसपास जनगणना इंग्लैंड में होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने विदेशों में देख लिया जनगणना कैसे स्टार्ट हुई। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा? भारत के अंतर्गत बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। चलो, पहला प्रश्न आएगा कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। भारतीय शहर, आप कहोगे सर ये तो ढाका लिखा है, ये भारतीय शहर कहाँ है भाई? ढाका पहले भारत में ही था मेरे भाई, ठीक है। ढाका 1830 में ढाका में हुआ था, हेनरी वाल्टन के द्वारा किया गया था। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहीं पे बता देते हैं, ढाका है अभी वर्तमान में है बांग्लादेश में। क्या है? बांग्लादेश में है ना। और बांग्लादेश के पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे ना, जानते ना। उसके बाद हम बंगाल के नाम से जानते थे। ये बंगाल का क्षेत्र था। प्राचीन का समय में बात करें तो बंगाल का क्षेत्र था ढाका, ऐसे याद रखेंगे। और बांग्लादेश कब बना? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आजाद हुआ और बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था।
आपको पता है जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो भागों में बांटा गया। जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन हम ये कह रहे हैं पहली पूर्ण जनगणना कौन से भारतीय शहर में की गई थी, ये प्रश्न आता है तो आंसर होगा ढाका। तो वहां पर ये मत खोजना कि भारत का कौन सा, ये तो भारत का है ही नहीं है, उस समय तो था ना। अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली अनियमित जनगणना, अनियमित का मतलब है लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने जनगणना स्टार्ट कर दिया कि जनगणना स्टार्ट हो गई, नहीं पता कैसे होगी, कितने साल के अंतराल से होगी, कुछ नहीं बताया, स्टार्ट कर दिया। ये डेट भी पूछा जाता है और इस व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है। 1872 ईस्वी में मेयो के द्वारा जनगणना स्टार्ट की गई, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं थी, अनियमित रूप से स्टार्ट की गई थी। कोई डिसाइड नहीं किया गया था कि कितने वर्षों के अंतराल से स्टार्ट किया जाएगा। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं और भारत की पहली नियमित जनगणना पूछा जाए, नियमित रूप से स्टार्ट किसने किया था, तो डेट भी पूछा जाता है और व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है। रिपन, लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा। और 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हो गई। अनियमित रूप से कब हुआ था और नियमित रूप से कब हुआ था, कब किसने किया था, ये प्रश्न कई बार बनता है। जब ये नियमित रूप से जनगणना हो रही थी या हुई थी, उस समय आयुक्त कौन थे भैया, WC प्लोडेन थे। WC प्लोडेन थे कब, 1881 ईस्वी में, हमें याद रखना है। उसके बाद बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है। अब स्वतंत्र भारत की बात करें, जैसे मान लेते हैं 1941 ईस्वी में जनगणना हुई होगी, उसके बाद ही तो 1951 ईस्वी में हुई होगी, 1951 के बाद फिर 1961 में हुई होगी, 1971 में हुई होगी, 1981 में हुई होगी, 1991 में हुई होगी, 2001 में हुई होगी और 2011 में हुई होगी। यही तो हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। तो पहले स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, डेट हमें याद रखनी है। अगर यह पूछा जाए उस समय आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो RA गोपाल स्वामी का नाम आता है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हमें याद रखना है। अगर हमारे एग्जाम में यह पूछा जाए वर्तमान में कितनी जनगणना हो चुकी है कंप्लीट, 15। 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो 7वीं कैसे, आओ देख लेते, काउंट कर लेते हैं। पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। 7 जनगणना हो गई ना स्वतंत्र भारत की। प्रश्न आता है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर प्रश्न आया कि 21वीं सदी की कौन सी है, तो आप कहोगे सर दूसरी है। कैसे, देखो एक ये है और एक ये है, 2011 2001 यानी 21वीं सदी की 2 हो गई है। ऐसे याद रखें, कंप्लीट 15, स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना हो गई है। इतने फैक्ट याद हैं तो काम हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। प्रशासनिक स्वरूप की बात करें, याद रखेंगे प्रश्न आता है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है भैया जनगणना, किस मंत्रालय के अधीन होती है, तो गृह मंत्रालय। बहुत बार प्रश्न आया, याद रखेंगे। अगर प्रश्न आएगा संविधान की जो संघ सूची है ना, इसी का तो विषय है जनगणना। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में देखा गया है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूची मिलती है, एक तो संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो संघ सूची का मतलब है केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, केवल केंद्र सरकार कानून बनाएंगे संघ सूची के विषय में। और 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, अगर प्रश्न आया हमारे एग्जाम में कि बताओ मेरे भाई जनगणना का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 246 हो जाएगा मेरे भाई। अब वैसे आर्टिकल 246 में तो शक्तियों का बंटवारा है, आप कहोगे सर शक्तियों का विभाजन है किसमें, तो आप कहोगे आर्टिकल 246 में। शक्तियों का विभाजन का मतलब नहीं समझा भाई मैं, जैसे राज्य सूची, जैसे संघ सूची, जैसे संवर्ती सूची, है ना, यही तो 7वीं अनुसूची में है। राज्य सूची का मतलब है केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची में जो भी विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची में जितने भी विषय होंगी दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी। और यही आर्टिकल 246 में कहा गया है। यही शक्तियों का विभाजन है जो 7वीं अनुसूची में रखा गया है, इनको याद रखेंगे। इतने चीजें आज समझ में आ गई। नेक्स्ट,
अगर प्रश्न आया मेरे भाई कि शीर्ष अधिकारी कौन होता है, टॉप पर अधिकारी कौन होता है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। ये टॉप पर रहता है या अधिकारी होता है जनगणना में, याद रखोगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। लास्ट पूछा जाएगा 2011 में कौन थे भैया महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, कौन थे जो 2011 में जनगणना हुई थी। तो ये नाम याद रखना है, डॉक्टर सी चंद्रमौली याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनगणना का कुछ डाटा यहां पर डिस्कस करते हैं, जो डाटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम टोटल डाटा पे ही बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से इस प्रकार से डिजाइन किया ना मेरे भाई, प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकता। थोड़ा डिटेल से जरूर हो सकता है क्लास, लेकिन प्रश्न के तो टोटे टोटे उड़ा दोगे आप। चलिए, तो पहला प्रश्न ये आएगा कि कौन से दशक, 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है, कौन से दशक में जनसंख्या में कमी आई आज तक? तो केवल एक, 1911 से 1921 के दशक में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। कारण क्या है? कारण एक तो ये है, विश्व युद्ध हुआ था प्रथम। कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए जनसंख्या कम देखी गई है। दूसरा कारण दे सकते हैं, इसी के समय में बहुत सारे अधिनियम कानून आए थे, जैसे रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट आया था ना 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और भी कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे लाला हरदयाल ने चलाया था 1913 ईस्वी में, है ना, गदर पार्टी। इसी प्रकार से बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसके कारण से यहां पर कमी देखी गई है। तो मेन कारण है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए कमी देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न आएगा 1921 के बाद, इसके बाद 1921 के बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, बहुत तीव्र, जिसके कारण इसे महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। अगर प्रश्न ये आया कि कौन से दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, कमी हुई थी कब और वृद्धि कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1971 वाले में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न आया कि 2001 और 2011 के बीच में जो दशक है ना, 2001 से 2011 में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी मेरे भाई? तो 17.7% की वृद्धि देखी गई है 10 वर्ष के अंतराल में। समझ रहे हैं ना कितना लेवल से वृद्धि कर रहे हैं जनसंख्या में। तो ये प्रश्न का डाटा भी कई बार पूछा जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि 2011 में जनसंख्या कितनी थी भारत की, तो लगभग में 121 करोड़ मानी जाती है। अगर वर्तमान की स्थिति को हम देखें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास होगी, अधिक होगी, कम तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। कहते हैं कि कोरोना आ गया भैया, महामारी के कारण नहीं हुई थी। तो महामारी तो खत्म हो गया मेरे भाई, अब तक क्यों नहीं हुई? 21 से 22, 23, 24, 25 चल रहा है भाई, अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो जनगणना का होना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता लगता है भारत में कितने लोग हैं, उन लोगों के लिए कैसी कैसी योजनाएं चलानी चाहिए, कौन से निचली जाति के, कौन से उचली जाति के, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आया कि भारत में कितने परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं, 2011 के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो 69% लोग गांव में निवास करते हैं, बाकी के लोग शहर में निवास करते हैं। ये डाटा भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य ऐसे बताओ जिसकी जनसंख्या सबसे तेजी से है, या जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी इन 10 वर्ष के अंतराल से, 2001 और 2011 के बीच में। यही पूछ रहे हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताओ। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दादर नागर हवेली और दमन दीप हो जाएगा, क्योंकि अब तो दादर नागर हवेली और दमन दीप एक ही हो गए मेरे भाई। पहले ये 2 अलग के केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में दोनों एक हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 को दोनों का विलय हो गया
याद रखेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव। अगर मान लेते तीसरा राज्य पुदुचेरी है, याद रखेंगे। अगर राज्यों में मैं बात करूं, ये तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों में अगर मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई है वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। ये डाटा इधर वाला याद नहीं रखना है, ये मैंने डाटा लिख दिया है, लेकिन ये वाला डाटा यहां पर काम नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये राज्य बहुत पूछे जाते हैं कि 10 वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला राज्य बताओ। याद रखेंगे कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा तो दादर नागर हवेली, और राज्यों में आ जाएगा तो मेघालय। दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, अगर हम बात करें न्यूनतम, हमने अभी अधिकतम देखा था, अब न्यूनतम की बात करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेंगे इसमें और राज्य भी देख लेंगे। अगर राज्य आएगा तो नागालैंड हम लगा देंगे, दूसरा राज्य आएगा तो केरल लगा देंगे। अगर यह केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप पहला नंबर पर आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में, याद रखेंगे। दूसरा अंडमान निकोबार, और उसके बाद तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा, तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये राज्य है, नागालैंड भी राज्य है, केरल भी राज्य है और गोवा भी राज्य है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे भी एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा हम उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। बढ़ने वाले भी बता दिया और घटने न्यूनतम वाले भी बता दिया। अगर हम यहाँ पर साक्षरता की बात करें, साक्षरता का मतलब है भारत में कितने पढ़े लिखे लोग कहां पर रहते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं, किस राज्य में सबसे कम है। डाटा भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में, जैसे कि पूछा गया है 2011 में कुल साक्षरता कितनी थी, यानी 2011 में कितने लोग पढ़े हुए थे 100% में, तो 74%, यानी 74% पढ़े लिखे माने गए थे। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार ये देखा गया था। और इसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो 82% देखी गई है और महिलाओं की जो साक्षरता है वो 65% देखी गई है। अब आप तो कहोगे सर ये तो 74 लिखा है, आपने यहाँ 82 क्यों लिख दिया? भैया ये भी 100% में है और ये भी 100% में है और ये भी 100% में, समझ गए ना? इसलिए लिखा है कुल साक्षरता 74%, पुरुषों की साक्षरता 82%, महिलाओं की साक्षरता 65%, यानी महिलाएं निचली थी 2011 के अनुसार। अगर मैं यहां बात करूंगा जनघनत्व की बात, जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये है, तो यहां पर कहेंगे 382 लोग। ये कंप्लीट इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पर राज्य की बात नहीं किया मैंने। कंप्लीट इंडिया में पूछा जाएगा कि जनघनत्व कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 382। 2001 में कितना था? 325 था। कितना था? 325। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि 2011 और 2001 के बीच में कितने का डिफरेंट है जनघनत्व में, तो याद रखेंगे 57 का अंतर पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था, याद रखेंगे। लिंगानुपात की बात करूंगा, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। भारत का लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब लिंगानुपात हम राज्यों का देखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने, ये डाटा बहुत पूछा जाता है, ये डाटा पूछा जाता है, हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे 1951 की तुलना हम करने वाले हैं 2011 से। 2011 में क्या क्या चेंजेस हुए थे और 1951 में क्या क्या चेंजेस हुए थे। ये स्वतंत्र भारत की पहली थी और ये वर्तमान में अंतिम है, यानी अभी तक तो हुई नहीं ना 2011 के बाद। इनमें अंतर देखते हैं भैया। कुल जनसंख्या कितनी थी 1951 में, तो 36 करोड़ थी और 2011 में लगभग 121 करोड़ थी। कितने गुना बढ़ गई? तो ये भी प्रश्न आता है, 3.5 गुना बढ़ गई। कब? 1951 से 2011 के बीच में। साक्षरता उस समय मात्र 18% थी। जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में आप देखो 74% साक्षरता हो गई, लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है यहां से और यहां में। जनघनत्व की बात करें उसमें लोग भी बहुत कम थे और इस समय कितना है? 382 है, लगभग 3 गुना इसमें वृद्धि हुई है।
अप्रोक्स में। ये डाटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, इससे हम याद रखेंगे। उस समय लिंगानुपात कितना था? 946 था, और अभी कितना है? 943 था। इसमें आपका बढ़ोतरी देखने को मिली, इसमें घट गया लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे मान लेते हैं, यही डाटा मान लेते हैं, इसमें से -1000 कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा? यानी 57 निकल कर आएगा। यानी भारत में अभी 57 लोगों का शादी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात का मतलब होता है। अब हम देखेंगे राज्यों में लिंगानुपात किस राज्य का ज्यादा है, किस राज्य का कम है। बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे कि भारत में लिंगानुपात की बात करूंगा मैं, तो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कब था? कब था? तो आप कहोगे 1901 में था। कब था? 1901 की जो जनगणना हुई थी उसमें देखा गया है 992 तक था। सोचो, पास में पहुंच चुके थे 1000 के। 1951 में लिंगानुपात कितना था? ये मैंने आपको अभी बताया। 2001 में लिंगानुपात कितना था? 933। और 2011 में लिंगानुपात कितना था? 943। तो प्रश्न आता है 2001 और 2000 के बीच में कितना बड़ा लिंगानुपात? तो 10 बड़ा। इसमें 10 जोड़ देंगे, इतना हो गया, यानी 10 बढ़ गया। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा लिंगानुपात कब रहा? 51 में कितना रहा? 2001 में कितना रहा? 2011 में लिंगानुपात कितना रहा? ये डाटा सारा हमको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में कैसे भी पकड़ पूछेगा तो हम कर पाएंगे, है ना। चलिए अब बात करेंगे 4 शीर्ष राज्य जो लिंगानुपात में टॉप पर हैं। तो एक नाम आता है केरल का। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सोच को सबसे ज्यादा है मेरे भाई। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और ये डाटा भी पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा राज्य तमिलनाडु। डाटा भी याद करो या मत करो कोई बात नहीं, राज्य याद रख लेना। तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? तो पुदुचेरी का है मेरे भाई। किसका है? पुदुचेरी का है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी हम पहले पहले वाले का डाटा याद रखेंगे। बाकी अगर इन 3 का हमको डाटा याद नहीं है कोई बात नहीं है, इनका याद नहीं है कोई बात नहीं है, इनका याद नहीं है कोई बात नहीं है। यानी पहले पहले का डाटा हमें याद रखना है, ठीक है। ये पूछा गया है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली। जिस भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न सेट करेगा हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम 4 राज्य जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है तो हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। यानी सबसे ज्यादा कुंवारे अगर देखा जाएगा तो हरियाणा में मिलेगा। ऐसा हम कह सकते हैं डाटा के अनुसार। जम्मू कश्मीर है भैया। उस समय जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय एक राज्य था। सिक्किम, पंजाब, यहां पर सबसे कम लिंगानुपात देखा गया है। पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जहां पर सबसे कम लिंगानुपात देखा गया है? तो दमन दीव, दादर नागर हवेली। ये भी वर्तमान में, पहले ये 2 थे अब तो 1 हो गए, है ना। अब तो 1 हो गए, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया। चलिए ये प्रश्न हमको याद रखने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में लिंगानुपात की ही बात कर रहे हैं। शीर्ष 2 जिले टॉप जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो एक माहे है। माहे पुदुचेरी का जिला है लेकिन पड़ता केरल राज्य में। कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे केरल राज्य में पड़ता है, ठीक है। केरल में पड़ता है माहे, लेकिन पुदुचेरी का जिला है। कितना है लिंगानुपात? 1176 है। पर्टिकुलर एक जिले की बात करूंगा मैं यहां पर। तो न्यूनतम 2 लिंगानुपात वाले जिले, सबसे कम लिंगानुपात कौन सा जिला का है? तो दमनदीप और लेह का लिंगानुपात कितना कम है मेरे भाई? आधे आधे का अंतर है भैया। आधे आधे के लोग कुंवारे बैठे हैं यहां पर, याद रखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले लिंगानुपात 4 राज्यों में देखूंगा। ये 0 से 6 आयु वाले जो लोग हैं या बच्चे हैं उनका लिंगानुपात की मैं बात कर रहा हूं। तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। दूसरा है मिजोरम या मेघालय, दोनों बराबर है। छत्तीसगढ़, केरल।
हमको दो राज्य याद रखने, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, अगर यहां कहूंगा न्यूनतम की बात, किसकी बात, न्यूनतम की बात 0 से 6 वर्ष आयु वाले, तो हरियाणा यहां भी कम है और हरियाणा यहां भी कम है, दोनों जगह हरियाणा कम है, ऐसे आप याद रखना। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज तो केंद्र शासित प्रदेश था या है, उस समय नहीं था, उस समय राज्य था, याद रखेंगे। ये कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेश निकाले गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, न्यूनतम की बात कर रहा हूं यहां पर, तो दिल्ली 871 और यहां पर शीर्ष लिंगानुपात वाले दो केंद्र शासित प्रदेश, शीर्ष तो अंडमान निकोबार। तो ये भी डाटा हमको याद रखना है, 0 से 6 वर्ष की जो उम्र वाले बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात कितना है, ये भी डाटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब बहुत ही डिटेल से एग्जामिनर प्रश्न सेट करेगा ना, तो ये डाटा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे साक्षरता को लेकर कि कौन कौन से राज्यों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कौन कौन से राज्यों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी बात करते हैं। जैसे कुल साक्षरता मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, 1971 तक साक्षरता का जो आधार था वो 5 वर्ष माना जाता था, लेकिन बाद में 7 वर्ष माना जाता है साक्षरता का आधार। पुरुषों का मैंने बता दिया था कितने पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं यहां पर यह बात करूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं। सबसे ज्यादा केरल, दूसरा नंबर मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। याद रखेंगे 94% लोग पढ़े लिखे हैं केरल में, मिजोरम में 91% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी टॉप के हमको दो राज्य याद रखना है। ठीक है, ये डाटा याद हो या ना हो कोई मैटर नहीं रखता है, नीचे वाला हमें पहले वाले का डाटा ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि साक्षरता में पुरुषों की, महिलाओं की और राज्य टॉप पर कौन से ये बताया। अब हम ये बात करेंगे कि शीर्ष 4 राज्य साक्षरता वाले देखेंगे, वो भी केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तो हमने देख लिए, अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। जैसे लक्षद्वीप, दमनदीप टॉप पर रहेंगे, 91% लक्षद्वीप में पढ़े लिखे लोग हैं भैया। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीप समूह 32 आइलैंडों से मिलकर बना है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का एंड्रोथ माना जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं न्यूनतम 2 साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए अधिक वाले और ये कम वाले हो गए। कम कहां पर है, दादर नागर हवेली में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा राज्य की बात करूंगा तो पुदुचेरी में भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप में। याद रखोगे डाटा। चलो अगर मैं यहां पर बात करूंगा 5 शीर्ष साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2001 से 2011 में, ये पूछ रहा है कि 5 ऐसे राज्य बताओ जो 2001 से और 2011 के बीच में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, यानी 10 वर्ष के अंतराल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में थे या बन गए। तो दादर नागर हवेली दमनदीप हो जाएगा, यानी 10 वर्ष में सबसे ज्यादा इसने मौका मारा। राज्य की बात करूंगा तो बिहार हो जाएगा मेरे भाई। राज्यों में बिहार, आप कहोगे सर बिहार में तो सबसे कम है, लेकिन यहां पर ये नहीं पूछ रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि इस वर्ष के अंतराल में सबसे ज्यादा किसने टॉप मारा, तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश का नाम हमको याद रखना है। 10 वर्ष में सबसे ज्यादा टॉप बिहार ने मारा। चलिए ये बात करूंगा भारत में साक्षरता, पुरुष साक्षरता की बात करें यहां पर, और यहां पर हम महिला साक्षरता की बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया, चलो देखते हैं। चलो न्यूनतम साक्षरता पुरुषों की कहां पर है, कम सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं, तो बिहार में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में, और सबसे कम पढ़े लिखी महिलाएं भी बिहार में कम है, और सबसे अधिक केरल हो जाएगा। यानी ये डाटा सेम है, पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में है, महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी बिहार में, याद रखेंगे। और याद रखेंगे दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश,
और दूसरा इधर लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर राजस्थान हो जाएगा। इधर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये दो दो डाटा हमको याद रखना है कि महिलाएं पढ़ी लिखी किन राज्यों में ज्यादा हैं, किन राज्यों में पुरुष पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डाटा ये लिखेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले जहां आपका पढ़े लिखे लोग सबसे कम हैं। तो एक तो अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। एक बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। शीर्ष साक्षरता वाले 2 जिले, शीर्ष का मतलब है 2 जिले ऐसे बताओ जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एक तो है सरचिप और एक है अजावल जो मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम पढ़े लिखे लोगों में टॉप पर माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो भारत में जनघनत्व की बात करूंगा। जनघनत्व का मतलब होता है 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जनघनत्व का मतलब ये होता है इस एरिया में 1 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे शीर्ष 3 जनघनत्व वाले राज्य देखेंगे। सबसे ज्यादा घने लोग कहाँ मिलते हैं, एक के ऊपर एक कहाँ मिलेगा, बिहार में 1106 लोग मिलेंगे भैया 1 वर्ग किलोमीटर में, याद रखेंगे। ये डाटा भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में। अगर न्यूनतम की बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग पाए जाते हैं, मात्र 17 लोग पाए जाते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, याद रखेंगे। दूसरा कौन सा राज्य हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो जाएगा केरला। किसमें, जनघनत्व में। ये डाटा कई बार पूछा जाता है। कम में मिजोरम और सिक्किम, याद रख लेंगे। ये भी डाटा कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहाँ पर मैं अधिकतम की बात करूं, 2 जिले अधिकतम, यानी सबसे ज्यादा लोग तर के ऊपर तर कहाँ पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व 2 जिलों का बताओ। एक तो दिल्ली हो जाएगा, वो भी दिल्ली में क्या, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई, याद रख लेंगे। उसके बाद प्रश्न आएगा हमारे एग्जाम में कि शीर्ष 3 जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश बताओ, यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व सबसे ज्यादा कहां देखा गया। तो दिल्ली में आप देखो भैया, राजधानी भी है, कितना लोग रहता है, 11,320 लोग रहते हैं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर पाया जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा तो चंडीगढ़, और तीसरे की बात करेंगे तो पुदुचेरी हो जाएगा जनघनत्व में। न्यूनतम की बात करूंगा, सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से, राज्य तो हमने देख लिए थे ना। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में मात्र 46 लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा दादर नागर हवेली, और तीसरा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये डाटा हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में देखेंगे अब एससी वालों की बात, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे। एससी वाले, शेड्यूल कास्ट वाले कौन से राज्य में सबसे ज्यादा, कौन से राज्य में सबसे कम पाए जाते हैं, देख लेते हैं। पहले देखेंगे शीर्ष 3 राज्य, सबसे टॉप पर 3 राज्य कहाँ हैं जहां पर एससी पाए जाते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार हो जाएगा। यहाँ पर एसटी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, याद रखोगे। कम वाले देखते हैं 3 राज्य जहां पर कम पाए जाते हैं, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाले लोग पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में पाए जाते हैं। इतना डाटा समझ में आया। आगे, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर बताओ, प्रतिशतता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर बताओ। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा पंजाब में परसेंटेज है और सबसे कम मिजोरम में परसेंटेज है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए एससी वालों को, याद रखेंगे। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में, याद रखेंगे एससी नहीं पाए जाते। शेड्यूल कास्ट इन राज्यों में नहीं पाई जाती। ये डाटा कितनी बार पूछा गया है मेरे भाई, और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। अब तो नहीं होगा ना। ये पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, इसके लिए हमारा वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बात करें भारत में अनुसूचित जनजातियों के बारे में, एसटी वालों के या शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें, एसटी वालों की सबसे ज्यादा एसटी लोग कहां पाए जाते हैं, किन राज्यों में पाए जाते हैं, ये डाटा यहां पर देखते हैं।
पहले देखेंगे टॉप के 3 राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर एसटी पाए जाते हैं। एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आपको 3 याद नहीं रखने तो 2 तो याद रखनी है आपको, ठीक है। यहां पर न्यूनतम की अगर मैं बात करूं, सबसे कम एसटी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें भारत में एससी और एसटी क्रमशः, एससी कितने हैं और एसटी कितने हैं पाए जाते हैं, यानी टोटल 25% पाए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, याद रखेंगे। अनुसूचित जाति या जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाएगा तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज से देखा जाएगा तब, ठीक है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जहां पर एसटी सबसे ज्यादा मिलते हैं, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बता दो भैया, तो दादर नागर हवेली हो जाएगा, ठीक है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं पाए जाते, ये डाटा हमें याद रखना है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं पाए जाते, शेड्यूल ट्राइब नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। 2011 में एसटी का लिंगानुपात कितना था? एसटी की बात करें, जनजाति की बात करेंगे तो 990 था। कब? 2011 में। और 2001 में कितना था? 978 था। ये डाटा पूछा गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है। प्रश्न आएगा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? एसटी का किस राज्य में है? तो गोवा में। और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में। ये डाटा बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो एसटी का लिंगानुपात इतना था, 2001 में इतना था, गोवा इतना, सबसे कम जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे, ठीक है। ये डाटा कई बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करेंगे धार्मिक जनगणना के बारे में भैया। किसके बारे में? धार्मिक जनगणना के बारे में बात करेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या अन्य, इनका लिंगानुपात कितना है। कई बार प्रश्न आता है मेरे भाई कि हिंदू का लिंगानुपात कितना है, मुस्लिमों का कितना है। तो हिंदुओं का है 939 और मुस्लिमों का है 951, ईसाइयों का है 1023, यानी लिंगानुपात सबसे अच्छा अगर किसी का है ना तो ईसाइयों का, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे टॉप पर कौन सा धर्म है इसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो ईसाई। सिखों का 903, बौद्ध का 965, जैन का 954, ठीक है। ये डाटा हमको याद नहीं रखना है, लेकिन हमको ये वाला याद रखना है, ये प्रश्न कई बार आता है, ठीक है। उसके बाद शीर्ष 2 हिंदू जनसंख्या वाले राज्य बताओ जो सबसे ज्यादा हिंदू हैं। 2 टॉप पर बताओ। तो एक तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और दूसरा उड़ीसा हो जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू है। ये प्रश्न आता है तो उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। शीर्ष 2 हिंदू जनसंख्या वाले यूटी बताओ, यानी केंद्र शासित प्रदेश बताओ जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, है ना, याद रखेंगे। अगर बात करूं यहां पर न्यूनतम 2 हिंदू जनसंख्या वाले राज्य या यूटी बताओ, तो याद रखेंगे सबसे कम हिंदू अगर कहीं पाए जाते हैं तो मिजोरम है, और सबसे कम हिंदू जहां पाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। इस डाटा को हमें याद रखना है, ठीक है। ये डाटा कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम शीर्ष 2 मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य बताओ या यूटी बताओ जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा मुस्लिमों की है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिम है और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, इसे याद रखेंगे। और न्यूनतम किस राज्य में मुस्लिम, सबसे कम मुस्लिम किस राज्य में है? तो मिजोरम में सबसे कम है और सबसे कम सिक्किम में, सबसे ज्यादा यहां पर है, सबसे कम यहां पर है। ये डाटा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि बताओ निम्न में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ऐसे करके पूछे जाते हैं। शीर्ष 2 राज्य बताओ भैया जहां पर ईसाई लोग हैं। कौन कौन से? एक तो नागालैंड में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, लोकल की भाषा भी यहाँ का अंग्रेजी है, और एक मिजोरम राज्य, यहाँ पर ईसाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर न्यूनतम की मैं बात करूंगा कि ईसाई सबसे कम किस राज्य में है, तो बिहार में सबसे कम है और राजस्थान में सबसे कम है, याद रखोगे। चलो
सिखों की मैं बात करूंगा कि 3 सिख जनसंख्या वाले राज्य या यूटी बताओ, तो पंजाब में सबसे ज्यादा सिख मिलेंगे, चंडीगढ़ में मिलेंगे और हरियाणा में मिलेंगे। सबसे ज्यादा सिख हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहां बात करूं 2 शीर्ष राज्य बताओ बौद्ध वाले जनसंख्या वाले, एक तो सिक्किम हो जाएगा और एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म देखा गया है, बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। कहां पर? सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं यहाँ जैन की बात करूंगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र और दिल्ली याद रखेंगे टॉप पर हैं। किसके मामले में? जैन धर्म के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। कहाँ? महाराष्ट्र में और दिल्ली में। याद रख लोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये डाटा बस याद रखना है। 3-4 बार जब आप वीडियो को देखोगे ना तो सच में डाटा याद हो जाएगा। और ये नोट्स जब आपको मिल जाएगा तो कॉपी पर जरूर लिखना है, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। प्रिंट आउट के लिए मैं पीडीएफ देता ही नहीं हूं। आपको क्या नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जब ये प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो एक प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। चलो उसके बाद बात करेंगे ग्रामीण और शहरी आबादी के बारे में। किसकी? ग्रामीण और शहरी आबादी के बारे में मैं यहां पर बात करूं। चलो देखते हैं भाई, 2011 में भारत में कितने % लोग गांव में रहते थे? मैंने आपको बता दिया था 69% और 31% लोग शहर में रहते थे। प्रश्न ये आएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य बताओ, यानी ऐसे राज्य बताओ जहां पर सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है। देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर की संख्या, ये पूछ रहा है देश में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का वह कौन सा राज्य है जिस राज्यों की गांव की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। गांव की जनसंख्या पढ़ी लिखी है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर यह पूछा जाए देश का वह राज्य बताओ जहां पर शहरों की जनसंख्या बहुत पढ़ी लिखी है, शहरी साक्षरों की संख्या है, वो महाराष्ट्र है। वो महाराष्ट्र है, हमें याद रखना है। उसके बाद 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ऐसा राज्य बताओ जिसकी गांव में, जो गांव में लोग रहते हैं सबसे कम पढ़े लिखे लोग हों, वो आंध्र प्रदेश है। वो आंध्र प्रदेश है। इस डाटा को याद रखोगे। डाटा फिर पूछा जाता है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है, और टोटल भारत का लिंगानुपात तो मैं आपको 2 बार बता ही चुका हूं। ग्रामीण पूछा जाएगा तो 947 और शहरी पूछा जाएगा लिंगानुपात तो 229। गांव में अभी भी शादियां जल्दी हो जाता है। इस समय का माहौल ऐसा है ना कि लोगों की शादी होने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है और पुत्रों यानी कह सकते पुरुषों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और महिलाओं की जनसंख्या कम होती हुई जा रही है, क्योंकि आज भी सर्वोपरि पुत्र को माना जाता है। आपको सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हो गया भैया, ये था हमारा लास्ट पूरा टॉपिक। बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था, इतिहास से स्टार्ट किया था और अंत तक हम पहुंचे। इस प्रकार से डिजाइन किया। एक अगर सिंगल प्रश्न बाहर आ गया ना तो कमेंट खुला हुआ है, जरूर बताना। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा वेबसाइट का। अगर लिंक पर नहीं जाओगे तो आप गूगल या क्रोम पर ये नाम को सर्च करना gsybisnusar.com। वहां पर आपको साइन अप करोगे, जीमेल वगैरह डाल के, ओटीपी डाल के अकाउंट बनाओगे। उसके बाद साइन अप करोगे तो नोट्स एक ऑप्शन आएगा, वहां पर ये नोट्स आपको मिल जाएगा। वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। प्रॉब्लम आ रहा है साइन अप करने में तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होना और मुझे कमेंट करके बताना कि साइन अप होने में प्रॉब्लम आ रहा है, या इसी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतना जहरीला कंटेंट मैं आपको देता हूं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी बताना कमेंट करके कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।